हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860, जिसे हम इंडियन पिनल कोड 1860 बोलते हैं। शॉर्ट में इसे हम आईपीसी भी बोलते हैं। देखो, जनरली ये जो हम जो शुरू कर रहे हैं ये एलएलबी के नोट्स हैं, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि जो हम एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद भी भारतीय दंड संहिता के बारे में बहुत सारे सेक्शनों के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो इससे जब एडवोकेट के प्रोफेशन में आते हैं, वकालत के प्रोफेशन में आते हैं, तो दिक्कतें होती हैं। अगर हमारा कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और हमसे किसी इंफॉर्मेशन लेता है कोई भी आईपीसी की, और जब हमसे नहीं दे पाते हैं तो फिर लज्जित होते हैं, और वो क्लाइंट जो है हमारे पास चला जाता है, कहता है इस वकील को तो कुछ आता नहीं है, ऐसा वैसा। तो उससे अपनी वैल्यू भी गिरती है। इसी कारण मैंने सोचा कि भारतीय दंड संहिता को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि अगर अभी हम वकालत कर भी रहे हैं तो उन्हें भी फायदा हो, और जो एलएलबी पढ़ रहे हैं यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा आम नागरिक जो भी पढ़ना चाहे वो भी देख सकता है, उसके लिए भी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, हम पूरे 511 धाराएं पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे 23 चैप्टर के तहत परिभाषित किया गया, तो हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो, क्या है कि भारतीय दंड संहिता 1860 है क्या। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सबको डिटेल में लिखा है। देखो, एक व्यापक कानून जो भारत में व्यापक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है, अपराध को बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है। क्या चीज है? प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है, ठीक। सिंपल सा। अब देखो, हमारी जो पहली धारा है वो क्या कहती है। पहली धारा हमारी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये कहता है कि ये अधिनियम, कौन सा अधिनियम? भारतीय दंड संहिता। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा, और मतलब यह अधिनियम क्या कहलाएगा? भारतीय दंड संहिता। इसका विस्तार भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। धारा 1 के अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक रहेगा। ध्यान से सुनना, यानी कि संपूर्ण भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह कानून लागू होगा। पहली चीज आईपीसी की धारा सेक्शन 1 ये कहती है, ठीक है। अब देखो, धारा 2 हमारी क्या कहती है? धारा 2 कहती है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों में सजा किए जाने को प्रावधान करती है। यानी कि आपने भारत के अंदर जो भी अपराध किया हो, तो उसे हम कैसे देखेंगे? उसे हम भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अंतर्गत उसे जांचेंगे कि किसके अंतर्गत आ रहा है, कौन सी सजा से दी जानी चाहिए, ठीक है। और हमारे तीसरा सेक्शन है, यानी कि धारा 3, भारत से परे यानी कि भारत के बाहर, भारत के बाहर किए गए किंतु उनके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। यानी कि देखो, इस धारा के अनुसार क्या है कि भारत के बाहर किया गया अपराध ऐसा बरता जाएगा मानो भारत में किया गया हो, यानी कि भारत के भीतर किया गया हो। तो धारा 3 ये कहती है, ठीक है। किसी को भी धारा 1, 2, 3 में कोई भी डाउट हो तो बता पूछ सकता है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, हमें ये बार बार ना पढ़ना पड़े। और जब या जो ऑलरेडी प्रोफेशन में हैं या जो पहुंचने वाले हैं प्रोफेशन में, उन्हें किसी भी तरह कोई लज्जा महसूस ना हो जब वो उनके पास कोई भी क्लाइंट है जो आईपीसी की बात करे, ठीक। उससे अगर आप उन्हें एकदम इम्प्रेस करेंगे तो आपकी गुडविल बढ़ेगी, बेनिफिट बढ़ेगा, ठीक है। देखो, जिसे नोट करना वो इसे नोट कर ले, और जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। फिर इसके आगे हम देखते हैं, ठीक। ले लो स्क्रीनशॉट। गाइस, आगे हम देखते हैं धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। ये जो धाराएं हैं
ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के विख्यात अधिवक्ता हैं असगर खान, उनसे एक स्पेशल मुलाकात में उन्होंने मुझे ये एक सिंपल भाषा में बताई थी, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए धारा 4 क्या कहती है। भारत और भारत की सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू होती है। कहाँ पर होती है? जो भारत या भारत की सीमा में रहने वाले हों। ठीक, एक मिनट में ये ले लेता हूँ मैं। देखो, इसको अगर एग्जाम्पल में हम समझें, मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख दिया है, जिससे कि अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट लेते हो या फिर इसे दोबारा देखते हो तो ये याद रहे, इसलिए मैंने इसे यहाँ लिखा है। देखो, अगर कोई व्यक्ति विदेशी है, ठीक है, और वह भारत की सीमा के अंदर अपराध करता है, तो विदेशी पर्यटकों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक, उसी तरह अगर कोई व्यक्ति जो भारतीय है वो विदेश में रहता है और वहां वो किसी तरह का कोई अपराध करता है, तो आईपीसी की धारा 4 के अधीन दंडनीय होगा। उस पर उसे माना जाएगा कि भारत और भारत की सीमा में रहने वाले पे जो लागू हो रहे हैं क्या चीज, यानी कि जो भी गुनाह अगर कोई करता है आईपीसी के अंतर्गत, उस पर जो भी सेक्शन लागू होगा, यहाँ पर आईपीसी की धारा 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 के अंतर्गत जो भी उस पर अपराध के लिए जो भी दंडनीय अपराध होगा, वो चाहे भारत के अंदर रह रहा हो चाहे भारत के बाहर रह रहा हो, उस पर भी लागू होगा, सेम टू सेम। ठीक है, सरल बात है। ठीक है, अगर पांचवी देखिए पांचवी क्या है, ये जो पांचवी है इस पे स्टार लगा देता हूँ। देखो, ये बिल्कुल अलग हटके है। देखो ध्यान से सुनना। भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, किसकी बात कर रहे हैं? भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों, कौन कौन? अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और प्रत्याग किए जाने, क्या किए जाने? उनके द्वारा विद्रोह या प्रतित्याग किए जाने या उन्हें दंडित किए जाने वाले किसी भी एक्ट के उपबंध या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों को प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक, ये स्पेशल धारा है जिसमें अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों की बात की गई, उनके विद्रोह या प्रत्याग किए जाने या दंडित किए जाने के किसी भी एक्ट के उपबंध या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंध को प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक, इसके केसेस आते हैं अधिकतर जो भी हमारे सैनिक भाई होते हैं या फिर रिटायर्ड हैं, उनके उनके थ्रू ये केसेस आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इस धारा को हम डिटेल में ही पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक, धारा 6, अब देखो ये क्या कहती है। इस धारा के सर्वोच्च अपराध की हर परिभाषा, सर्वोच्च मतलब सभी अपराध की हर परिभाषा, हर दंड, हर दृष्टांत यानी हर घटना को विस्तृत तरीके से समझा जाएगा। ठीक है, ये धारा क्या कहती है कि अगर कोई भी केस आता है तो सबसे पहले उस अपराध की परिभाषा को समझो, उसमें क्या दंड देना है वो समझो, उसकी जो घटना हुई उसे पूरे विस्तृत तरीके से समझो, फिर उस पर डिस्कशन आगे होगा। ठीक है, धारा 7 क्या कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है। क्या है? कानून सबके लिए बराबर है। कानून के किसी भी एक्ट के अगर कोई शब्द बार बार दोहराया जाता है तो उसकी मीनिंग को हम अपने जहन में रखकर उससे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन के तौर पर रखते हुए उसके अर्थ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसे भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आप इसे समझो कि कहता क्या है। कानून सबके लिए बराबर है। कानून के किसी भी एक्ट को अगर कोई शब्द बार बार दोहराया जाता है तो उसकी मीनिंग को हम अपने जहन में एक्सप्लेनेशन के तौर पर रखते हुए उसके अर्थ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास केस आते हैं उस टाइम इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, चलिए अच्छा, इसको जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो ले ले और जिसे नोट करना वो नोट कर ले, बाकी हम आगे इसके आगे और करते हैं। ज़्यादा नहीं, 3 सेक्शन और करेंगे। आज की क्लास में 10 सेक्शन ही है उस, क्योंकि फिर आगे मुझे लगता नहीं कोई देखेगा।
तो ये अभी आइए आगे देखते हैं। धारा 8, धारा 8, 9, 10, 11 बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। देखो धारा 8 क्या है, लिंग के बारे में बात करती है। लिंग दो ही तरह के होते हैं, एक पुरुषवाचक, एक स्त्री। तो अगर हम बात करें तो, अगर इसे एग्जाम्पल की बात करें तो, यदि कहीं भी आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 में पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग किया गया हो, वह शब्द हर व्यक्ति के बारे में लागू होगा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सभी के लिए लागू होगा। ठीक है, ऐसी धारा 8 कहती है। ठीक, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट है। आइए आगे देखते हैं। धारा 9, धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 भी कुछ खास नहीं है, वचन के बारे में बात करती है। अब वचन, वचन क्या, एक व्यक्ति को कहा गया हो तो भी वो पूरे समूह के लिए माना जाएगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक व्यक्ति की बात की जा रही है तो वह कई व्यक्तियों के लिए हो सकती है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी कोर्ट में ऐसे कई सारे केसेस आते हैं जहां पर बात होता है कि कटघरे में गुनाहगार एक ही हो। ठीक है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो कई सारे लोगों के लिए कही जा रही हो। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार आएगा, तो धारा 9 को याद रखना। ठीक, धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 ये भी बहुत ही सिंपल है, पुरुष या स्त्री की बात करती है। किसकी? दो लिंगों की बात करती है, पुरुष या स्त्री की। देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा सा इसे और आसान समझते हैं। इस धारा के अनुसार पुरुष शब्द जहां भी आएगा वह उसको किसी भी आयु के मानव नर के बारे में बात को समझा जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर कोई भी स्त्री की है बात करता है तो वो किसी भी आयु की स्त्री हो सकती है, उसके लिए समझा जाएगा। ठीक, तो ये धारा 10 कहती है। अब धारा 11 क्या कहती है? धारा 11 व्यक्ति के बारे में बात करती है। व्यक्ति यानी कि जैसे कि हम इंसान, उसी तरह कंपनी है, फर्म है, कॉर्पोरेट बॉडी है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं, इन्हें भी व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, ये भी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। जो नियम हम पर लागू होगा वो नियम इन पर भी लागू होगा, ऐसा धारा 11 कहती है। ठीक है, वैसे इसमें कई सारे अंतर होते हैं, जब हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे। फिलहाल धारा 11 क्या कह रही है वो हमें समझना है। ठीक है, तो ज़्यादा उसमें सोचने की बात नहीं है कि कंपनी लॉ में कुछ और लिखा होता है, मैंने भी कुछ और बोल दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अच्छा मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आज का। देखो हमारे पास 511 धाराएं हैं, जिसमें से हमने 11 धाराओं को आज देखा। ठीक, बची हमारी 500 धाराएं, इसे हम धीरे धीरे अगली क्लासों में धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, तो इसे जिसे भी नोट करना है नोट कर ले। ठीक, और कल हम धारा 12 से शुरू करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, चलो इसे कर लो।